हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है डीएसएसबी पीजीटी सोशियोलॉजी का, उसका एग्ज़ाम पेपर। तो उसकी क्विज़ेस मैंने बनाई हुई हैं और इससे पहले के वीडियोस में हमने 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है जो कि मैंने वीडियो में कमेंट में पिन भी कर दिया था, बट मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ भी इस वीडियो में भी बता देती हूँ। एक पुस्तक है, क्या उसका हिंदी में नाम था, हिंदू शिष्टाचार सीमा शुल्क ऐसे करके है। क्वेश्चन नंबर आई गेस 34। तो उसका आंसर है अब्बे डुब्बाइस। ठीक है, उसको मुझे बी बताना था। आई डोंट नो कैसे वो डी टिक हो गया गलती से, तो उसको मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था और अभी मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से एक सामाजिक संस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब कौन सा है इसमें से ऑप्शन जो कि सामाजिक संस्था को सही तरीके से व्यक्त कर सकता है। एक संगठन जो कि सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, एक स्थान जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं, एक संगठन जहां सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं। इसमें से कौन सा है जो कि संस्था को परिभाषित करता है, मतलब संस्था की विशेषता को बताता है। तो ऑप्शन को एक बार जल्दी से फिर देख लीजिए। क्या ये सेवाओं की व्यवस्था है, या फिर मानव व्यवहार का नियमन है, या फिर सामाजिक प्रकार होते हैं इसमें, या फिर सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि बी क्यों नहीं होगा, क्यों ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। तो देखो, बी वाला ऑप्शन कह रहा है एक सुस्थापित कार्यविधि। ये जो वर्ड है इससे आपको कंफ्यूजन होगा कि क्यों नहीं हो सकता। संस्था में भी कार्य प्रणालियां होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बोलता कि कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था तो संस्था होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, मतलब कैसे मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब कुछ काफी हद तक इंडिकेट करता है हमारे प्रतिमानों की तरफ या सामाजिक नियंत्रण वगैरह की तरफ। पूरी तरीके से पर्टिकुलरली इसको हम संस्था नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर ये होता कि कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था तो संस्था मान लेते, लेकिन सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, जहां पर सामाजिक प्रकारों का संगठन होता है। सामाजिक प्रकार मतलब कार्यों को करने की एक सुस्थापित जो कार्य प्रणालियां हैं उनको करने की एक संगठित विधियां। तो कार्य प्रणालियों की बात कहाँ हो रही है, सी वाले ऑप्शन में। तो जहां भी विधियों कार्य प्रणालियों की बात हो रही है फिर संस्था होगा, तो सी इस वजह से राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की धारणा के साथ सही है। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि संस्कृतिकरण की अवधारणा को सही तरीके से डिफाइन करता है। ऑप्शन देखिए, हमें पौराणिक कथाओं में जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया है, अगड़ी जातियां किस प्रकार नीची जातियों से घृणा करती हैं, निचली जातियों ने कैसे अगड़ी जातियों की प्रथाओं का अनुसरण किया है, ये समाज में संस्कृत के महत्व के बारे में है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि संस्कृतिकरण की विशेषता को बताता है। तो पौराणिक कथाओं में जाति व्यवस्था का विश्लेषण है, संस्कृतिकरण का इससे कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगड़ी जातियां नीची जातियों से घृणा करती हैं, संस्कृतिकरण ये भी नहीं है। समाज में संस्कृत के महत्व के बारे में है, ये तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा है, जो निचली जातियां हैं वो किस प्रकार से अगड़ी जातियों यानी कि जो थोड़ा उच्च वर्ग उच्च जो जातियां होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय या जो भी उस समय की प्रभु जाति हो, तो उन जातियों का, उनकी प्रथाओं का, उनकी संस्कृति का किस तरीके से अनुसरण करती हैं, उनको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, खुद भी उनको उनका पालन करना शुरू कर देती हैं, ये होता है संस्कृतिकरण। तो कौन सा राइट है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी केस स्टडी से संबंधित है। केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा है जो कि केस स्टडी से संबंधित है।
ऑप्शन है गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, और फोर्थ कह रहा है प्रतिगमन विश्लेषण। तो इसमें से कौन सा होगा? गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, या फिर मात्रात्मक, या फिर प्रतिगमन? तो केस स्टडी की बात आती है ना, तो केस स्टडी में हम क्या करेंगे? इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन डेप्थ स्टडी जहां पे होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा कि हम हर तरीके से विधियां कोई भी हम अप्लाई करेंगे, सारी विधियां, लेकिन बस हमें गहन अध्ययन चाहिए होगा। तो इसमें से कौन सा होगा? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से, तभी तो गहन हो पाएगा ना। तो दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो सोशोलॉजी इज कंसर्न्ड with human social interaction. The term microsociology was used for social anthropology by who? किसके द्वारा? by whom, यहाँ पर by whom होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो किसके द्वारा माइक्रो सोशोलॉजी जो टर्म है इसको यूज किया गया था सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। और ये कहा गया कि जो माइक्रो सोशोलॉजी है इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन, जो मानव का सामाजिक इंटरेक्शन होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड, W.H. रिवर्स, मैक्स वेबर, या फिर A.C. हेडन। और राइट आंसर है इवांस प्रिचार्ड। इवांस प्रिचार्ड ने बताया कि जो माइक्रो सोशोलॉजी है ये इसको यूज किया था एंथ्रोपोलॉजी के संबंध में, और कहा कि ये ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से है जो कि गलत है? ठीक है, सत्य नहीं है। अक्सर हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं? है और नहीं है, ये पढ़ने में। तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, सांप्रदायिक और कट्टरपंथी कई मायनों में भिन्न है। सांप्रदायिक राज्य जरूरी नहीं कि धर्मपरायण राज्य हो। सांप्रदायिकतावादी और कट्टरपंथियों में कई समानताएं हैं। सांप्रदायिक राज्य हमेशा धार्मिक होते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो कि गलत है, आपको ये पहचानना है। तो एक तो हमें क्लियर है कि सांप्रदायिकतावादी और कट्टरपंथियों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ होती हैं, ये बिल्कुल सही है। और सांप्रदायिक राज्य हमेशा धार्मिक होते हैं, मतलब वो किसी एक धर्म को प्रमोट करते हैं, एक विशेष धर्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो अपने ही संप्रदाय को मान रहे हैं ना। तो संप्रदाय को मान रहे हैं मतलब एक विशेष धर्म को वो प्रमोट करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो उसको वो ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो हमेशा धार्मिक होते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? सांप्रदायिक राज्य जरूरी नहीं है कि धर्मपरायण राज्य हो, मतलब धार्मिक तो होंगे, एक धर्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो धर्मपरायण हो। देखो, धार्मिक होना और धर्मपरायण होना दोनों में बड़ा अंतर है। धार्मिक होना मतलब आप एक धर्म को मान रहे हो, उसको ही बिल्कुल प्रमोट कर रहे हो, और धर्मपरायण होना मतलब जो मानवतावादी धर्म है, या कह लो जो एक धर्म यानी कर्तव्य हैं उनको पूरा करना। तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप अहिंसा करो, कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप कट्टर बनो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप असहिष्णु रहो। सभी धर्मों में क्या बोलता है? एक ईश्वर है, सभी धर्म समान हैं, सभी ईश्वर के बंदे हैं, यही चीज़ तो बोली जाती है। लेकिन जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वो लोग ये चीज़ नहीं मानते। तो वो लोग क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो धर्मपरायण हो, धार्मिक तो होते हैं, एक धर्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन धर्मपरायण हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो फिर कौन सा बचता है? सांप्रदायिक और कट्टरपंथी कई मामलों में भिन्न है, ये चीज़ जो है गलत है। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति को वरीयता देने के रूप में जाना जाता है? कौन सा वो टर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई अपनी संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति को ज़्यादा अच्छा मान रहा है? मतलब अपने को ज़्यादा अच्छा नहीं मान रहा है, अपने कल्चर को, दूसरे कल्चर को ज़्यादा अच्छा मान रहा है। ऑप्शन है सांस्कृतिक बहुलता, प्रजाति केंद्रितता, धर्मनिरपेक्षता, या फिर जीनोसेंट्रिज्म। तो कौन सा वो टर्म है जिसमें कि अपनी संस्कृति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, दूसरी संस्कृति को ज़्यादा अच्छा माना जाता है? तो वो टर्म है जीनोसेंट्रिज्म। इसके अपोजिट होता है एथनोसेंट्रिज्म।
और इसमें या जीनोसेंट्रिज्म में मतलब अपने कल्चर को हम दूसरे के कल्चर को अच्छा मानते हैं, जैसे अक्सर हम भारतीय करते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और एथनोसेंट्रिज्म में क्या है कि हम अपनी ही संस्कृति को ज़्यादा अच्छा माने, कि हम अपने पे ही केंद्रित हैं। और इसमें क्या है, हम दूसरे को ज़्यादा अच्छा माने, दूसरे के कल्चर को ज़्यादा अच्छा माने, जीनोसेंट्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार किसे लंपेन सर्वहारा कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा लंपेन सर्वहारा कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है सभी श्रमिक स्त्रियां, किसान और अपराधी, मजदूरी करने वाले निम्न वर्ग, असंगठित वर्ग जो निचले वर्ग से है, जिसमें क्या आएंगे आपके भिक्षुक, असंगठित मजदूर और छोटे अपराधी, या फिर मजदूरी करने वाले और संविदा श्रमिक। तो किसको कहा जाएगा लंपेन सर्वहारा वर्ग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा वर्ग जो कि संगठित नहीं है। देखो जो संगठित हो गया वो आ जाएगा सर्वहारा में, तो वो तो क्रांति करेगा, उसके अंदर चेतना आ चुकी है। लेकिन जो संगठित नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, असंगठित है, तो असंगठित वर्ड है ना, तो असंगठित के लिए ही इन्होंने यूज किया था लंपेन सर्वहारा, कि वो संगठित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है SF नॉडेल, घुरिये, MN राय या फिर लिंटन। तो किसने दिया था भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत? SF नॉडेल, घुरिये, MN राय या फिर लिंटन। तो ये सिद्धांत दिया था आपके SF नॉडेल ने। भूमिका की आंतरिक संरचना किसने दिया था? SF नॉडेल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ऑफ दोज स्कूल्स हु ऑफ द फॉलोइंग हेडेड द सिंथेटिक और जनरल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें पूछ रहा है कि जो समाजशास्त्र के दो संप्रदाय थे, दो संप्रदाय पढ़े हैं ना, तो उसमें से जो सामान्य संप्रदाय है उसका हेड या फिर उसका मुख्य समर्थक किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, एडम स्मिथ या फिर इमाइल दुर्खीम। तो किसको कहा जाता है जो समाजशास्त्र का सामान्य संप्रदाय है, यानी कि जो सामान्य विज्ञान मानते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। जो समाजशास्त्र को, एक होता है स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक होता है समन्वयात्मक। तो जो लोग समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं उसके हेड हैं आपके इमाइल दुर्खीम, ठीक है। दुर्खीम को माना जाता है समाजशास्त्र का जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, वो ये मानते थे कि समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है, जो उसकी विषय क्षेत्र है, वो क्या है, कॉमन साइंस के तौर पर होना चाहिए, कि जो भी कॉमन बातें हैं बाकी साइंस में, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए समाजशास्त्र में। एनी सोशल रिसर्च ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंसिव स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना, ग्रुप इवेंट एज डेटा इज कॉल्ड। ऑप्शन है डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू शेड्यूल, केस स्टडी या फिर कोहॉर्ट स्टडी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप का रिसर्च जिसमें बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व होकर के इंटेंसिव स्टडी करते हैं किसी भी घटना की, किसी भी समूह की, और हम डेटा एकत्र करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जिसमें हम गहन अध्ययन करेंगे। तो गहन अध्ययन किस में किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किस में किया जाता है, केस स्टडी में। केस स्टडी में हम गहन अध्ययन करते हैं, सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? भारतीय जातियों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकता या फिर एकात्मकता दोनों ही आ जाते हैं वर्ड, तो किसने ये चीज बताई है? ड्यूमो, SC दुबे, GS घुरिये या फिर MN श्रीनिवास। तो किसने बताया है कि भारतीय जातियों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकता पाई जाती है? MN श्रीनिवास ने। डी इसका राइट है, MN श्रीनिवास ने बताया था कि भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी मानवतावाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कट्टरपंथी मानवतावाद, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया था? ऑप्शन है RK मुखर्जी, परेटो, MN रॉय या फिर ब्राउन। तो कट्टरपंथी मानवतावाद का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आपके MN रॉय ने। तो इसका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है या फिर हाँ कह लो कि कौन सी पुस्तक और लेखक है जो कि सही से मैच नहीं है, या इसमें से कौन सी बुक है जिसके राइटर उसके सामने सही नहीं दिए हैं? ऑप्शन देखो, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास, कास्ट क्लास एंड पावर जी.एस. गुरिये, होमो हायरार्किस ड्यूमो के है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स और रजनी कोठारी। तो क्या इसमें से कौन सा मैच नहीं करता है? तो कौन सा मैच नहीं करता? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया सही है, होमो हायरार्किस सही है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स सही है, कौन सा मैच नहीं कर रहा? कास्ट क्लास एंड पावर। तो राइट कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भ्रम जो बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं और सत्य से विचलित करते हैं, उनको मन की मूर्ति किसने कहा है? मैंने जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी यूनिट 2 में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था असत्य प्रतिमाएं रिसर्च में होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? ऑप्शन है बेकन, एम.एन. श्रीनिवास, एडम स्मिथ और रेने डेस्कार्ट। तो असत्य प्रतिमाएं, झूठी प्रतिमाएं या भ्रम बाधाओं को झूठी प्रतिमाएं, मन की मूर्ति, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है फ्रांसिस बेकन से। ठीक है, फ्रांसिस बेकन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन को इसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है, ये किसका विचार है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से वो सिद्धांतकार है जो कि मानते हैं कि अगर हमको भारतीय समाज को समझना है तो हमको इसकी परंपराओं को समझना पड़ेगा? डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, रजनी कोठारी या फिर एस.सी. दुबे। तो किसने परंपराओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है? डी.पी. मुखर्जी ने। डी.पी. मुखर्जी एक द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य से रहे हैं। ठीक है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को इन्होंने माना है। तो ये इन्होंने माना था कि इसकी परंपराओं को हमें समझना पड़ेगा अगर हमको भारत को समझना है या भारतीय समाज को समझना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण समाजशास्त्र में एक पारंपरिक समाज के आधुनिक समाज में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये वास्तव में किसको संदर्भित करता है? मतलब जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ये वास्तव में क्या है? पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में परिवर्तन, तो ये वास्तव में क्या है? क्या वेशभूषा बदल जाए तो हम उसको आधुनिकीकरण कहेंगे? क्या खाने की आदत बदल जाए तो उसको कहेंगे? जीवन पद्धति बदल जाए या फिर विज्ञान और तकनीकी में प्रगति हो जाए तो किसको हम कहेंगे कि आधुनिकीकरण हो रहा है? तो जब जीवन पद्धति बदलेगी, लाइफ स्टाइल बदलेगी। लाइफ स्टाइल अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है, इसमें आपका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ आ जाता है। जीवन पद्धति में हमारे आचार विचार, रहन सहन सब आ जाएगा। तो जब जीवन पद्धति बदलेगी तब उसको हम कहेंगे कि क्या है? ये आधुनिकीकरण है। अगला क्वेश्चन है, एक समाजशास्त्री जिन्होंने भारतीय संयुक्त परिवार की तुलनात्मक अध्ययन में 12 प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। मतलब भारतीय संयुक्त परिवार का अध्ययन किया था कंपैरेटिवली और 12 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। ऑप्शन है कोलिंडा, श्रीनिवास, वाइसिंग या फिर जी.एस. घुरिये। तो किसने भारतीय संयुक्त परिवार का 12 प्रकार का वर्गीकरण दिया था? वो दिया था आपके कोलिंडा ने। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्णी शब्द बीमारू में 4 राज्यों के पहले अक्षर शामिल हैं। बीमारू राज्यों की अवधारणा किसने दी थी? बीमारू राज्य, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत फेमस है। किसने दिया था? जी.एस. घुरिये, श्रीनिवास, आशीष बोस या फिर वाई सिंह। तो बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? आशीष बोस ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये पुस्तक किसने लिखी थी? पोस्ट मॉडर्निज्म या द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है कॉम्टे, नाडेल, एफ जेमसन, जे ल्योटार्ड। तो आपको 2 तो पहले ही पता होगा, ये वाले तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। फिर बचते कौन है? एफ जेमसन, जे ल्योटार्ड। तो ये जो पुस्तक है पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये है एफ जेमसन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा दी? प्रत्याशित समाजीकरण एक ऐसा समाजीकरण जिसमें कि कोई मिलने वाली भूमिका हो, संभावित भूमिका हो, संभावित कोई पद मिलने वाला हो, उसके लिए व्यक्ति को तैयार किया जाए। मतलब अभी है नहीं लेकिन उसको उसकी प्रत्याशा में तैयार किया जा रहा पहले से ही।
तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके स्पेंसर, लेगमैन, लिंटन, मर्टन। तो किसने दिया था? मर्टन ने दिया था प्रत्याशित समाजीकरण। जब कोई भावी मतलब भूमिका है नहीं, लेकिन भावी भूमिका के लिए। अगला क्वेश्चन है, विलासिता वर्ग सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। विलासिता वर्ग ये किसने दिया था? वेबर, स्पेंसर, एडम स्मिथ या फिर वेबलन। तो विलासिता वर्ग ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? वेबलन ने दिया था। ठीक है, डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन सबसे पहले किया? इसको प्रगति भी उन्होंने नाम दिया था। सामाजिक गतिशीलता को प्रगति का नाम भी दिया था। किसने किया था? नाडेल, बर्जर, कॉम्टे या फिर ड्यूमो। तो किसने किया था सामाजिक गतिशीलता का और प्रगति उसको नाम दिया था? कॉम्टे ने। क्या कहा था इन्होंने? समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो वहां पर इन्होंने सबसे पहले गतिशीलता या प्रगति का अध्ययन किया था। अच्छा, वैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर सोरोकिन ऑप्शन में है तो फिर वहां पर आप सोरोकिन को टिक करें, क्योंकि वही ज्यादातर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी प्रगति और गतिशीलता दोनों वर्ड हैं, तो फिर कौन माना जाएगा? आपके कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है, वेबर का वर्स्टेहन समाजशास्त्र के भीतर एक दृष्टिकोण है जिसका क्या अर्थ है? वर्स्टेहन जो शब्द है इसका क्या मीनिंग है? समझाना, समझना, पहचान करना या फिर व्याख्या करना। तो वर्स्टेहन का मतलब होता है समझना। ठीक है, उस चीज को समझ परक अध्ययन। वर्स्टेहन को क्या कहते हैं? समझ परक अध्ययन। तो इसका क्या होगा? समझना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन है जो समाज के एक हिस्से को सुधारने या संशोधित करने या बदलने का प्रयास करता है? तो कौन सा सामाजिक आंदोलन है जो कि सुधार करने पे बल देता है? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन, धार्मिक सामाजिक आंदोलन या फिर प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन। तो सुधार करने पे बल देता है, पूरी तरीके से बदलना नहीं चाहता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ सुधार हो जाए। तो वो क्या होगा? संशोधनात्मक, कि कुछ संशोधन हो जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, बिल्कुल ना बदले, पूरी तरीके से नहीं चेंज करना चाहते, थोड़ा बहुत चेंजेस हो। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिवार के संगठन में केंद्रीय नातेदारी संबंध पिता पुत्रों के बीच होता है तो ये परिवार क्या कहलाता है? पितृवंशीय, नाभिकीय, मातृवंशीय या फिर संयुक्त। तो जब भी कोई ऐसा पारिवारिक संगठन होता है जहां पर जो केंद्रीय नातेदारी संबंध होता है पिता पुत्रों के बीच, मतलब पिता से फिर बाद में पुत्र को सारी चीजें ट्रांसफर की जाएंगी, सत्ता एक तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे? पितृवंशीय, नाभिकीय, मातृवंशीय या संयुक्त? इसको कहेंगे पितृवंशी। पहले पिता था और फिर उसके बाद उसका पुत्र उसका वारिस बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? पितृवंशी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।